22 अक्टूबर 2012 दिन था सोमवार का। कर्नाटक के बंगलुरु के बलरघट्ट इलाके के पास से एक लड़का रोड के करीब जा रहा होता है कि उसे ऐसे लगता है कि रोड के करीब कोई चीज पड़ी हुई है। नाजरीन वो पास जाके देखता है तो उसे एक लड़के की डेड बॉडी नजर आती है। फौरन पुलिस को इतला दी जाती है। पुलिस आती है, आकर देखती है कि लड़के के मुंह से उल्टियां गिरी हुई है और उसकी पैंट और शर्ट को भी लगी हुई। अब उसके मुंह में तौलिया ठूंसा गया। नाजरीन उसकी कंडीशन बड़ी खराब थी। सर में जैसे कोई बंदा पत्थर मारता रहा और चेहरे के ऊपर भी पत्थर मारता रहा ताकि इसका चेहरा बिगड़ जाए और कोई पहचान ना कर सके। उसका सब कुछ गायब था। ना उसके पास कोई वॉलेट था, ना कोई पैसे उसकी जेब में थे और ना ही उसका मोबाइल उसके पास था। नजरीन ये कौन था? पुलिस वालों के लिए ये परेशानी वाली बात थी कि अब इसको कैसे ढूंढे, इसके घर वालों को, और कैसे पता चले कि ये की लाश है। पुलिस वाले उसकी लाश उठाते हैं और ऑटोप्सी रिपोर्ट के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। नाजरीन ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इसका कोई गला भी घूंटता रहा है। गला घूंट के सांस रोक के भी कोई मारने की कोशिश करता रहा है और इसको जहर भी दिया गया, एक केमिकल वाला जहर, जिसकी वजह से इसके पेट में रिएक्शन हुआ और इसको उल्टी आती रही। नाजरीन इस जहर का और इस केमिकल का मैं आपको यहाँ पे नाम नहीं बता सकता। अब ये लड़का कौन है, पुलिस वाले के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। करीब ही जो बाकी पुलिस स्टेशन होते हैं उनमें भी खबर भेज दी जाती है कि इस पुलिस स्टेशन के करीब से बलारघट्ट रोड के पास एक डेड बॉडी मिली है। करीब ही एक राजा जी नगर पुलिस स्टेशन होता है, वहां से इतला मिलती है कि एक लड़का कल परसों से गुम है, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। अब यहाँ के जो पुलिस स्टेशन वाले होते हैं वो राजा जी नगर की पुलिस स्टेशन से उस लड़के के घर वालों का नंबर लेते हैं और उनको फोन करते हैं। राजा जी नगर से उस लड़के के घर वाले जो रहने वाले होते हैं वो आते हैं और इस डेड बॉडी को देखते हैं और देख के ही रोना शुरू कर देते हैं और पहचान जाते हैं कि जी ये हमारा बेटा है और इसका नाम है MN नीतीश और ये राजा नगर के रहने वाला है। इसके घर वाले जो होते हैं पढ़े लिखे होते हैं और अच्छी जॉब पे होते हैं। यूं नाजरीन इनकी जो फैमिली होती है वो एक खाता पीता घराना होता है। इसके बाप से पूछा जाता है कि ये कब घर से निकला और किस लिए निकला, इस रोड के ऊपर ये कैसे आया। वो पूरी स्टोरी सुनाता है कि ये अपने घर से निकला, निकलने के बाद इसने अपना मोबाइल साथ लिया, इसे किसी का फोन आया तो ये 19 अक्टूबर को घर से निकला था। आज 21 अक्टूबर हो चुकी है तो आज इसकी डेड बॉडी मिली। हम इसे फोन भी करते रहे लेकिन इसका नंबर बंद था। अब पुलिस वालों को एक चीज की समझ आ चुकी थी कि इसके बारे में अगर पता करना है तो इसके घर से लेके यहाँ तक जितने भी CCTV कैमरे लगे गए उनसे पता करना है या इसके मोबाइल से पता चल सकता है। नाजरीन पुलिस वाले इसकी मोबाइल हिस्ट्री निकालते हैं तो उसको जो आखिरी दफा कॉल आई थी वो एक सोनिया नामी लड़की की आई थी। इस सोमिया का क्या चक्कर है इस लड़के के साथ? जब लड़के के घर वालों से पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि सोमिया इसकी मंगेतर है। अब सोमिया के बारे में पता किया जाता है इसके घर वालों से तो इसके घर वाले बताते हैं कि 4 सितंबर 2011 को सोमिया की फेसबुक के ऊपर हमारे बेटे MN नीतीश से मुलाकात हुई थी। यूं इनकी ये मुलाकात बढ़ती बढ़ती 2011 के एंड में ही हमने अपने बेटे की इस सोमिया सोनाली के साथ मंगनी कर दी थी। इसलिए ये दोनों रूटीन की तरह एक दूसरे से बात करते रहते थे और एक दूसरे के साथ राब्ते में थे। पुलिस वाले जो होते हैं अब सोनिया से राब्ता करते। सोमिया जो होती है वो पुलिस स्टेशन आती है, पुलिस वाले उससे पूछते हैं तो वो कहती है कि जैसे रूटीन के साथ मेरी डेली इससे बात होती थी ऐसे ही मैंने 19 सितंबर को भी इसको कॉल की तो इसने वैसे ही बात करी और मुझे इसने कुछ नहीं बताया कि मैं किधर जा रहा हूँ किधर नहीं जा रहा। तो बस यही मेरी बात हुई थी तकरीबन दिन 11:30 बजे के करीब। उसके बाद मेरी इससे बात नहीं हुई। नाज़रीन पुलिस वाले अब कैमरों को एग्जामिनेशन करना शुरू कर देते हैं। अब पुलिस वाले जो होते हैं वो इसको नहीं बताते, ना ही सोमिया को बताते हैं कि हम किस किस की लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं, ना ही लड़के के घर वालों को बताते हैं। उस दिन जितने भी इसको फोन आए होते हैं सब नंबरों को बाहर निकाला जाता है और सब की लोकेशन ट्रेस की जाती है और सब के बारे में पता किया जाता है कि किस किस बंदे ने उस दिन इसको फोन किया था और कितनी कितनी बात की थी, आगे पीछे वो कितना कितना इससे राब्ता करते थे और जिस जिस ये रोड पे गया इसके साथ किस किस की लोकेशन आती है। ये सब कुछ ट्रेसिंग के ऊपर लग जाता है। यहाँ पे सोमिया का भी ये मोबाइल जो होता है ट्रेसिंग के ऊपर लगा होता है, उसके बारे में पुलिस पता कर रही होती है। नाजरीन सीन कुछ यूं होता है कि ये जो MN नीतीश होता है ये दिन 10 बजे 19 अक्टूबर को अपने घर से निकलता है। घर से निकलने के बाद ये सोमिया से बात करता है और ये अपने घर राजा जी नगर से होता हुआ नाइस रोड के ऊपर आता है और नाइस रोड से बलारघट्ट आता है। नाजरीन यहाँ पे देखने वाली बात ये होती है कि बलारघट्ट में आके एक लड़की इसके साथ बाइक के ऊपर बैठ जाती है। इसका चेहरा तो वाज़े नजर नहीं आ रहा होता है लेकिन ये कंफर्म हो जाता है कि ये अकेला नहीं होता बल्कि बलारघट्ट से इसके साथ एक लड़की भी होती है और आगे जाके बलारघट्ट के इलाके में इसकी लोकेशन जो होती है कैमरों से गायब हो जाती है और बलारघट्ट रोड के ऊपर इसकी डेड बॉडी मिली होती है। अब पुलिस वाले जो होते हैं लोकेशन ट्रेस करते हैं तो पता चलता है कि सोमिया की भी उस दिन की लोकेशन इसी बलारघट्ट के इलाके में ही आती है, इस टाइम के ऊपर जिस टाइम ये बाइक लेके यहाँ पे आता है। अब पुलिस वाले गौर करके देखते हैं तो पता चलता है कि इसके साथ ये सोमिया
सोमिया ही बैठी हुई है। और यहाँ पे एक चीज और नोटिस करती है पुलिस कि वो इसके पीछे बैठी हुई किसी को टेक्स्ट मैसेज कर रही है। अब सोमिया ने जो पुलिस को बयान दिया था कि मैं अपने घर ही थी, मैंने आखिरी दफा इसको कॉल 10 बजे की थी और शाम 4 बजे के करीब इसका एक मैसेज भी आता है कि मैं माया के पास हूँ। ये अंग्रेजी जुबान में लिखा होता है। तो ये माया कौन थी, पुलिस वाले इसके बारे में जान रहे होते हैं, लेकिन ये मैसेज इसने दिया होता है, ये बयान दिया होता है सोमिया ने। अब पुलिस वाले देखते हैं कि सोमिया तो बलरघट इलाके में इसके साथ थी और इसकी लोकेशन भी यहाँ की आ रही है और ये पीछे बैठी किसी को टेक्स्ट मैसेज भी कर रही है और इस रोड के ऊपर आके जाके इसकी डेड बॉडी मिलती है। अब पुलिस वालों को कंफर्म हो जाता है कि जरूर इस सोमिया का किसी और के साथ चक्कर था, इसने ही इसको कत्ल करवाया। अब 29 अक्टूबर को सोमिया के घर पुलिस जाती है और इसको जाके गिरफ्तार करती है और पुलिस स्टेशन ले आती है। पुलिस स्टेशन लाने के बाद इससे पूछा जाता है कि बताओ तुमने उसको क्यों मारा, क्या रीजन था। पहले तो ये इनकार करती है। अब पुलिस वाले जो होते हैं इसके सामने ये सारी चीजें रखते हैं, सीसीटीवी कैमरों की वीडियो भी इसके सामने रखते हैं। सब कुछ जब सामने आता है तो ये टूट जाती है और मान जाती है। सीन कुछ यूं होता है कि जब 2012 को इनकी मंगनी होती है, मंगनी होने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ राब्ते में होते हैं और बातचीत करते रहते हैं। लेकिन एक दिन इस सोमिया को नीतीश के ऊपर शक हो जाता है कि ये और लड़कियों से भी बात करता है और ये उनकी फेसबुक के ऊपर अक्सर तस्वीरों को भी लाइक करता रहता है, उनको वो फॉलो भी करता है और लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजता है। ये एक शॉपिंग मॉल में भी नीतीश को किसी लड़की के साथ देखती है। ये नीतीश से पूछती है कि तुम्हारा और लड़कियों के साथ चक्कर है, तुम और लड़कियों से बात भी करते हो, उनसे मुलाकात भी करते हो। तो आगे से नीतीश कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं किसी लड़की से नहीं मिलता। डायरेक्ट इसके पास कोई सबूत तो नहीं होता, लेकिन ये बार बार उससे पूछ रही होती है, लेकिन आगे से वो इनकारी होता है। वक्त यूं ही गुजर रहा होता है। अब इस चीज के ऊपर आके सोमिया को गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि कैसे ये मेरे साथ रहते हुए किसी और लड़की से बात कर सकता है, किसी और लड़की के पास जा सकता है। ये सोचती है कि मैंने अब इसको कत्ल ही कर देना है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना ये मेरे पास रहेगा ना मैंने इसको किसी और के पास छोड़ना है। यूं ये उसके कत्ल करने की प्लानिंग कर रही होती है कि इसी दौरान 2012 को इसकी फेसबुक के ऊपर एक और लड़के से बात होती है जिसका नाम होता है पाशु उर्फ रोहिन। अब ये रोहिन से बातचीत करती है और इनकी बातचीत के बाद मुलाकात होना शुरू हो जाती है। यूं नाजरीन ग्रामी, ये जो रोहन होता है ये बलगम इलाके का रहने वाला होता है। ये बलगम इलाका जो होता है ये भी बंगलुरु में ही पड़ता है। अब ये रोहन को बलरघट इलाके में मंगवाती है। मंगवाने के बाद ये उसे कहती है कि देखो मेरी मंगनी हो चुकी, मेरा एक मंगेतर है, अगर तुम परमानेंट मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ मिलकर मेरे मंगेतर को रास्ते से हटाना पड़ेगा, फिर हम खुल के मिल सकेंगे, एक के साथ रह सकेंगे। आगे से ये रोहन जो होता है 23 साल इसकी उम्र होती है, ये भी हाँ में हाँ मिला देता है कि ठीक है हम दोनों मिलकर उसको कत्ल कर देंगे। अब इनकी प्लानिंग बनना शुरू हो जाती है। यूं 19 अक्टूबर को इनकी प्लानिंग कंफर्म हो जाती है और ये नीतीश को फोन करती है कि देखो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, इकट्ठे टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तो तुम बलरघट इलाके में आ जाओ, वहाँ पे हम मुलाकात करते हैं। ये जो नीतीश होता है ये भी राजा जी नगर से निकलता है सुबह 10 बजे और बलरघट इलाके में चला जाता है। अब दूसरी तरफ ये जो सोमिया होती है ये भी बलरघट इलाके में आ जाती है। यहाँ पे आके पुलिस वाले देखते हैं कि इन दोनों की लोकेशन भी सेम हो जाती है, एक टावर के साथ मिल जाती है। ये बाइक के ऊपर बैठी होती है, ये जा रहे होते हैं। अब पुलिस वाले नोटिस करते हैं कि ये पीछे बैठी रास्ते में किसी को मैसेज भी कर रही है और ये एक जगह पे रुकती है। रुकने के बाद ये नीतीश को कहती है कि यहाँ से जूस ले लो, हम किसी सुनसान जगह पे जाके जूस पियेंगे, एंजॉय करेंगे। वो भी कहता है ठीक है और ये जूस ले लेते हैं। जूस लेने के बाद ये बलरघट इलाके के एक सुनसान रोड के ऊपर जाते हैं। वहां पे जाके ये एक जगह के ऊपर रुकते हैं और नाजरीन जूस पीना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जब ये जा रहे होते हैं जूस लेके तो ये रास्ते में पीछे बैठी हुई उस जूस में वो केमिकल मिला देती है। आगे जाके जब ये जूस पीते हैं, जूस पीने के बाद इस नीतीश ने एक वोडका की बोतल भी अपने साथ लाई होती है। ये वोडका की बोतल भी पीते हैं। अब नीतीश की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। वो जूस जो होता है उसमें जो केमिकल होता है वो रिएक्शन करना शुरू हो जाता है और यूं इसको उल्टियां आनी शुरू हो जाती है। ये उल्टियां काफी ज्यादा कर रहा होता है। अब इसे सोमिया को टेंशन होना शुरू हो जाती है कि कहीं ये उल्टी मेरे ऊपर ना कर दे और मेरे कपड़े भी खराब ना हो। यूं ये जल्दी जल्दी रोहिन को मैसेज करती है कि यहाँ पे जल्दी जल्दी आओ। वो कुछ ही फासले के ऊपर पीछे खड़ा होता है, वो जल्दी से इनके पास आ जाता है और यूं ये दोनों उसको पकड़ते हैं और उसके मुंह में छोटा तौलिया दे देते हैं ताकि ये उल्टियां वगैरह ना करें। दूसरी तरफ ये सोमिया का दुपट्टा लेता है रोहन और इसका गला घोटना शुरू कर देता है। काफी देर ये उसका गला घोटते हैं लेकिन उसका सांस नहीं रुकता, वो नहीं मर रहा होता। लेकिन नाजरीन ये काफी परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करे। दूसरी तरफ सोमिया एक पत्थर उठाती है और इसके सर में काफी जोर जोर से मारना शुरू कर देती है। यूं काफी जगह से इसका सर फटना शुरू हो जाता है। वही पत्थर वो बार बार इसके चेहरे के ऊपर मार रही होती ताकि इसकी पहचान ही ना हो सके, किसी को पता ही ना चले कि ये कौन है और कौन इसको यहाँ पे कत्ल करके चला गया। जब वो सांस तोड़ देता है, मर जाता है, तो ये उसका मोबाइल ले लेते हैं और उसका पर्स भी निकाल लेते हैं और उसकी बाइक लेके यहाँ से चले जाते हैं। अब नाजरीन आगे जाके ये उसका मोबाइल तोड़ते हैं और एक झाड़ी में फेंक देते हैं। झाड़ी में फेंकने के बाद ये अपने घर को चली जाती है और जो दूसरा रोहिन होता है वो अपने घर बलगम को चला जाता है। अब पुलिस वाले होते हैं, ये चीजें तो सब पुलिस वाले को पता
चल चुकी होती है। 29 अक्टूबर को पुलिस वालों ने सोमिया को गिरफ्तार किया था। जब ये पता चलता है तो 30 अक्टूबर को जाके पुलिस वाले जो होते हैं रोहन को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसका भी बयान रिकॉर्ड किया जाता है। उसका भी यही बयान होता है कि ऐसे हम दोनों ने मिलकर उसे कत्ल कर दिया। अब इनकी ये स्टोरी चल रही होती है। 2012 से 2013 आ जाता है। 2013 में आके मार्च 2013 को इस लड़की की सोमिया की जमानत हो जाती है और ये जमानत के ऊपर बाहर आ जाती है। नाजरीन, इसका परिवार जो होता है वो एक बिजनेसमैन होता है। शहर में इसके बाप का अच्छा नाम होता है, अच्छी इज्जत होती है। लेकिन जब ये बाहर आती है लोग इसको ताना मार रहे होते हैं कि तुम्हारा एक इज्जतदार बाप था, तुम अच्छे घराने से थी, लेकिन अब तुम जेल में रह के आ चुकी हो। उसके घर वालों को तो पहले ही ताने मिलते रहते हैं। अब ये चीजें नोटिस करती है। 2 दिन ये बाहर रहती है और खाना नहीं खाती। अब इसके माँ बाप को इसकी टेंशन होना शुरू हो जाती है कि हमारी बेटी जो है इस चीज की टेंशन ले रही है। यूं वो अपने कमरे में ही इसको अपने साथ सुलाते हैं और इसके ऊपर ध्यान करना शुरू कर देते हैं। बाहर भी कहीं अकेला नहीं जाने देते। लेकिन 2 दिन बाद ये क्या करती है कि रात 3-4 बजे उठती है, बाहर आती है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर और अपने माँ बाप के कमरे को बाहर से कुंडी लगा देती है। कुंडी लगाने के बाद बाहर आके अपने दुपट्टे के साथ लोन में फंदा लेती है और खुदकुशी कर लेती है। माँ बाप सुबह उठते हैं 6-7 बजे। उठने के बाद दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं बेटी पास नहीं है, लेकिन दरवाजा के बाहर से कुंडी लगी होती है, दरवाजा नहीं खुल रहा होता। वो बार बार दरवाजा खोलते, चीखते चलाते हैं, लेकिन बाहर से कोई दरवाजा नहीं खोलता। तो वो पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आती है तो बाहर आके क्या देखती है, पहले उनको लड़की की डेड बॉडी मिलती है जो कि दुपट्टे के साथ लटकी हुई है बाहर लॉन में। अब माँ बाप का दरवाजा खोला जाता है, वो भी बाहर आते हैं। रोना पीटना शुरू हो जाता है। अहले इलाका भी इकट्ठे हो जाते हैं, रिश्तेदार भी इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे नाजरीन ग्रामी पुलिस वाले जो होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, अब इनका केस तो लगा नहीं था, गवाह तो इनके आए नहीं थे। अभी 2012 के एंड की ये बात थी और 2013 के शुरू में ही इसने बाहर आके फांसी ले ली थी। अब पुलिस वाले केस आगे चलाएं तो किसके खिलाफ चलाएं? एक रोहन नाम का लड़का अंदर है, लेकिन मेन मुजरिम तो ये लड़की थी, क्योंकि इसका ही मंगेतर था, इसने ही प्लानिंग की थी और इसने ही रोहिन को अपने साथ मिला के उसको कत्ल किया था। अब पछतावे में आके, टेंशन में आके इसने खुदकशी कर ली थी। अब पुलिस वाले आगे केस को लेके जाते तो किसके खिलाफ लेके जाते? यूं इस चीज का रोहन को फायदा होता है। पुलिस वाले इस केस में इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं और अदालत में ये केस पड़ा रहता है। और यूं नाजरीन 2013 के एंड में आके ये जो लड़का होता है रोहन, इसकी भी बेल हो जाती है। लेकिन वो जो नीतिश था जिसका कत्ल हो चुका, उसका क्या कसूर था? उसका तो कोई जुर्म भी नहीं था, कोई कसूर भी नहीं था। यूं एक लड़की तो अपने पछतावे में मर गई, लेकिन जिस लड़के ने मिलकर उसके साथ कत्ल किया अब वो बाहर है। अब आप लोगों ने बताना है कि इस नीतिश को इंसाफ मिला या नहीं मिला। मेरी नजर में तो उसे कोई इंसाफ नहीं मिला। अब इस रोहन को भी सजा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इसने भी आशिकी के चक्कर में आके जुल्म की इंतहा कर दी थी। लेकिन फिलहाल इस केस का कोई फैसला नहीं हुआ और वो जो रोहन था वो आजाद बाहर घूम रहा है और इसकी जो मेन मुजरिम थी वो मर चुकी है। मुझे इजाजत दें। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।